नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। भाजपा, सपा समेत सभी बड़े और छोटे राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट चुके हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने पुरानी पहचान को फिर से पाने के प्रयास में लगी कांग्रेस का फोकस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पर है। और इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी के उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद पीसीसी का पुनर्गठन करते हुए उसका आकार छोटा किया गया था, लेकिन चुनाव की आहट से उपजी सियासी मजबूरियों के चलते कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 43 और पदाधिकारी नामित कर दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। नई हवा है, नई सपा है और बुजुर्गों का हाथ, युवाओं का साथ का नारा दिया है। और जिससे जाहिर है कि अखिलेश को इस बात का एहसास हो चुका है कि युवाओं के जोश के साथ साथ यूपी की तपती हुई चुनौती भरी सियासी राह पर पुराने बरगद की छांव कितनी जरूरी है। यही वजह है कि अखिलेश 2022 के चुनाव से पहले अपने पिता मुलायम सिंह यादव के दौर के नेताओं की घर वापसी करने में जुटे हैं, ताकि नई सपा में बुजुर्ग नेता हवा भर सकें। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रियता भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है। माइक्रो मैनेजमेंट के तहत पन्ना प्रमुखों की तैनाती के बाद बीजेपी अब नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही है और इस अभियान में पहले के लगभग 2.5 करोड़ सदस्यों के अलावा नए 1.5 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य है। यानी पार्टी का लक्ष्य 4 करोड़ सदस्यों के साथ चुनावी मैदान में उतरने का है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही प्रदेश की योगी सरकार 4 सालों के कामकाज को लेकर जनता के बीच अब जा रही है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर जिले में 1 अरब 64 करोड़ 49 लाख 2 हजार रुपए की कुल 44 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला भी बोला। में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। भाजपा, सपा समेत सभी बड़े और छोटे राजनीतिक दल अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पुरानी पहचान को फिर से पाने के प्रयास में लगी कांग्रेस का फोकस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पर है। इसके लिए पार्टी हर स्तर पर अपने को मजबूत करने पर लगी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विस्तार से जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश भी कर रही है। और आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी रण की कि जिस तरीके से अब सभी राजनीतिक दलों ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है, सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। हमारे साथ अतुल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी। भारतीय जनता पार्टी बेहद सक्रिय नजर आ रही है। पन्ना प्रमुख जिस तरीके से वो जमीनी स्तर पर तैयार करने की कोशिश कर रही है, लगातार वो कह रही है बूथ मैनेजमेंट, उसके बाद पन्ना प्रमुख, और अब एक बार फिर से अभियान चलाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि 4 करोड़ सदस्यों के साथ आने वाले चुनाव में बीजेपी उतरेगी। समाजवादी पार्टी का ऐसा क्या कुछ प्लान है जो आने वाले चुनाव में वो लेकर के उतरेगी और जिससे वो इस चीज से आश्वस्त हो कि सरकार बना सकती है? देखिए योगेश जी, जो आपने बात कही कि बीजेपी की जो बूथ मैनेजमेंट की बात है, तो बीजेपी तो मैनेजमेंट में फेल हो चुकी है भाई। 4.5 साल से ज्यादा का जो बीजेपी को मैनेजमेंट करने का मौका जनता ने दिया, उससे तो बीजेपी फेल हो गई है। जो बीजेपी ने काम करे वो जनता के सामने है। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 तक जो कार्य जनता को समर्पित करे, जनता के हित के लिए, जनता के लाभ के लिए करे, तो उसे लेकर के जनता के बीच में हम जाने का कार्य कर रहे हैं। प्लस जो आज जनता में नाराजगी है, जो 2017 के बाद से 2022 आ गया, अब आगामी विधानसभा के चुनाव में चंद ही महीनों का समय बचा है और ये अब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अरे इनका मैनेजमेंट कहाँ गया? कोरोना काल में कहाँ गया? इनका मैनेजमेंट कहाँ गया जब वो कोरोना काल में लेबर गाजीपुर बॉर्डर पे बैठी हुई थी, उन्हें गंतव्य तक पहुंचाना था, तब कहाँ गया? इनका मैनेजमेंट कहाँ गया जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी? इनका मैनेजमेंट कहाँ गया?
इनका मैनेजमेंट कहाँ गया जब सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही थी? इनका मैनेजमेंट कहाँ गया जब इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और ये 2 लाख तो छोड़िए 20,000 रोजगार नहीं दे पाए? और मुद्दे पर वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी मजबूत करने लगी हैं। हमारे साथ लगातार अतुल सक्सेना जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ओमकार नाथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आपकी भी बहुत बहुत स्वागत है ओमकार नाथ जी। अतुल सक्सेना जी, आप अपनी बात रखिए, पूरी करिए। पहले तो मैं नरेंद्र गिरी जी को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से व्यक्त करता हूं जी। और जो भी ये मामला है इसकी जो है निष्पक्ष जांच हो और दोषी को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब बात आती है जो मुद्दा आपका है, देखिए जिस तरीके से आपने हमसे पूछा मैनेजमेंट की बात हम कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने जैसा आपको बताया कि मैनेजमेंट में तो उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है। भाई उसी क्रम में जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे उसी क्रम को यदि अब मैं आगे बढ़ाऊं तो जैसे ये आज जो है मेडिकल कॉलेजों का घोषणा कर रहे हैं, कल्याण सिंह जी के नाम पे कर रहे हैं। पहले कल्याण सिंह जी किस कोने में बैठा रखे थे वो इन्हें पता होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से दरअसल आपको बता दें कि अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। तो दरअसल अभी मैंने आपसे ये पूछा कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को जनता के बीच में लेके जाएगी, ये जो आरोप हैं अभी आप उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ जाएंगे उसके बाद आप लगाइएगा तो उनसे जवाब लेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी? समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है और बेरोजगारों को जो है नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और जो लोगों को फर्जी करे जा रहे हैं, जो यहाँ पे इन्होंने संकल्प पत्र में कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो दुगनी तो छोड़िए, किसानों की जेबों में डकैती डालने का जो ये भाजपा की योगी सरकार कर रही है, इन मुद्दों को लेके जाएंगे क्योंकि इस सरकार में इतनी भी संवेदना नहीं है कि किसान आज सड़कों पे 10 महीनों से ज्यादा का समय हो गया है और इतनी भी संवेदना नहीं है कि जो काले कानून जो किसानों के हित में ही नहीं है उन्हें वापस लेने का भी एक कार्य नहीं कर रही है। दूसरा, गन्ना मूल्य जो किसानों का बकाया है, योगेश जी ये बड़े गुणगान करते हैं कि साहब हमने इतना गन्ना मूल्य का जो है पेमेंट कर दिया। अरे आपसे पेमेंट नहीं जानना चाह रहे हैं, आप ये बताइए कितना गन्ना मूल्य बकाया है, ये किसान आज का जानना चाहता है। तो आप नहीं बताते हैं, आपने कितना गन्ना समर्थन मूल्य जो है बढ़ा दिया। जो हम 2017 में गन्ना समर्थन मूल्य छोड़ के आए थे, आज 5 साल से ज्यादा का 5 साल तक का समय होने वाला है, उस पर आपने मात्र 10 रुपए बढ़ाया है। अरे आप बताइए, डीजल पेट्रोल की कीमतें 50% बढ़ सकती हैं, सिलेंडर की कीमतें 50% बढ़ सकती हैं, परंतु ये जो कीमतें हैं गन्ना की, ये क्या 10 रुपए बढ़ेंगी? मैं जानना चाहता हूँ। तो यही तरीके के मुद्दे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है जिसमें हमारे पीछे सालों में कोरोना में कितने हमारे साथियों ने जान दी है इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर होने के कारण। तो ये सब मुद्दे जो है जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और दूसरा, जिस जाति की ये बात करते हैं, पिछड़ों की ये बात करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों को इन्होंने क्या दिया? दलितों की ये बात करते हैं, दलितों को इन्हें क्या दिया? दलितों की बेटियों की तो आजकल जो आप देखिए कितनी हत्याएं, रेप हो रही हैं। आप एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, कितना क्राइम रेट बढ़ गया है। और ये लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, अभी अतुल जी अभी बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे हमारे साथी, तो उनसे हम पूछेंगे। ओमकार नाथ जी आपके पास आएंगे। जब उत्तर प्रदेश की महासचिव नियुक्त की गई प्रियंका गांधी, तो पीसीसी का जो आकार था वो छोटा कर दिया गया था और उसके बाद अब एक बार फिर से लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है। प्रियंका गांधी के दौरे फिर से यूपी में शुरू हो गए हैं और 43 नए पदाधिकारियों के नाम भी घोषित कर दिए गए। क्या लगता है कि अब इन 43 जो नए पदाधिकारी घोषित किए गए हैं, जिनके नाम लिस्ट जारी की गई है, इन पदाधिकारियों के जरिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी पकड़ बना पाएगी? देखिए, जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारी राष्ट्रीय महासचिव हुई है, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हुई है, तब से लगातार वो संगठन को मजबूत करने में लगी हुई और ब्लॉक लेवल तक उन्होंने पूरा का पूरा संगठन बना दिया है। न्याय पंचायत पर भी करीब करीब हमारा 3/4 संगठन बन गया है। अब हम हर गांव में अपने संगठन की बुनियाद रखने का प्लान कर रहे हैं, तो हम बराबर कर रहे हैं। उसके हिसाब से जब काम बढ़ता हुआ दिख रहा है तो इसीलिए कार्यकारिणी बढ़ाई गई कि एक महासचिव का काम ज्यादा है तो कुछ और लोगों को बनाया गया जिससे कि वो काम का बंटवारा कर सके और
ज्यादा से ज्यादा लोग जनता के बीच में पहुंच सकते। दूसरे हमारी एक प्रशिक्षण टीम है जो बाकायदे हर क्षेत्र, हर जिले में जाके, हर ब्लॉक में जाके लोगों को प्रशिक्षित कर रही है, कार्यकर्ताओं को, कि आपको जनता से क्या क्या बात कहनी है, इस सरकार की क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को उजागर करिए जाके, और सरकार जो झूठ बोल रही है उसको उठाइए। जैसे उदाहरण के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने कल बोला था अपने भाषण में कि 5 लाख करोड़ लोगों को हमने मदद की है। तो आप 5 लाख करोड़ रुपए की मदद की गई। आप देखिए इस साल का जो बजट है वो 5.5 लाख करोड़ का है। अगर 5 लाख करोड़ आप इसमें मदद कर रहे हैं तो 50,000 करोड़ में आपने किया है, और मान लीजिए हम मानते 5 साल का आपने बताया है, तो क्या 1-1 लाख करोड़ आपने मदद कर दिया लोगों की? तो किस मत में मदद किया भाई, जरा बता दीजिए हमको। कहते हैं हमने बहुत विकास किया है। विकास किस चीज का है? 22 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में आप बता रहे हैं 15 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं। ये कौन सा विकास है? अगर आप राशन न दे तो भूखों मर जाए। बेरोजगारी का आलम ये है कि एकदम चरम सीमा पे हो गया है उत्तर प्रदेश में। खुद इनके ही मंत्री ने हाउस में बयान दिया कि 23 लाख लोग पिछले साल बयान दिया था कि बेरोजगार हैं, उनके जो उस पर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है। अब अगर 23 लाख और ये 4 लाख को बताते हैं मैंने नौकरी दी है, उस 4 लाख में इन्होंने जो प्रमोशन किया है उसको भी नौकरी में जोड़ लिया है, और पता नहीं कितना दिया है और कितना नहीं दिया है। झूठ बोलने की कला इनकी इतनी तगड़ी है। ये 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन आज से 4 महीने पहले प्रधानमंत्री से करवा रहे थे। बलरामपुर में शायद वो कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन जब प्रधानमंत्री को पता चला कि ये 9 मेडिकल कॉलेज अभी तैयार नहीं हुए हैं और इंडियन मेडिकल काउंसिल ने इसका भी अप्रूवल नहीं दिया है, तब उन्होंने उसको रोक दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस रोज कह रहे थे हम मार्च तक चालू करा देंगे, फरवरी में चालू हो जाएगा, आज तक नहीं हो पाया। आज अपन के पास गड्ढा हो गया उस सड़क में। तो ये जो चीजें बना रहे हैं, जो बोल रहे हैं, 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने MOU साइन किया था, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी की थी। कितने प्रोजेक्ट चालू हो गए, कितने बन के तैयार हो गए, इसका कोई हिसाब नहीं है। सरकार बोल रही है आप पावर लॉस, लाइन लॉस कंट्रोल कीजिए, लेकिन ये लाइन लॉस आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए। 15% कहती है लाइए इसको लाइन लॉस को, ये जो है अभी जो है 40% पर है। तो और नतीजा क्या है? बिजली 40% चोरी हो रही है, और जो कंज्यूमर है वो बेचारा उसकी मार झेल रहा है। आप रोज महंगी करते चले जा रहे हैं बिजली। एक्चुअल कंजम्पशन कितना हो रहा है ये सरकार को आज तक नहीं मालूम है। तो अब ये सरकार को ये कहती है हमने वो काम कर दिया जिसको कोई सीमा नहीं। बयान देती है कि हमने 1,41,000 करोड़ जो है वो गन्ने का भुगतान किया। अब आप बताइए 1,41,000 करोड़ गन्ने कोई बकाया आपने किया? बकाया तो 80,000 था भाई। जब किसान गन्ना देगा तो आप पैसा दोगे कि नहीं दोगे? ठीक है ओमकार जी, अभी सवाल का जवाब लेंगे आपके सवाल का। अतुल जी आपके पास आएंगे। क्या अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को इस चीज का एहसास हो गया है कि युवाओं के जोश के साथ साथ तपती सियासत भरी, कांटों भरी राह पर अब पुराने बरगद की छांव बेहद जरूरी है, क्योंकि अब जो पुराने लोग थे उनकी एक बार फिर से घर वापसी कराई जाने लगी है। तो उसमें गलत क्या है? देखिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा जरूरी है। आप यदि घर से भी कहीं बाहर निकलते हैं तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। तो उसमें जो हमारे पुराने जो महापुरुष हैं या पुराने हमारे आदरणीय नेता हैं और जिन्होंने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, और यह समाजवादी पार्टी जब समाजवादी पार्टी जब आई थी उसमें, तो तब से वो हमारे कई बरसों से वो समाजवादी की पार्टी की नींव को उन्होंने मजबूत कराया। तो यदि ऐसे लोग पार्टी में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, परंतु हमें उन बुजुर्गों की जरूरत है, उन नेताओं की जरूरत है, क्योंकि वो पार्टी को उन्होंने पहले भी मजबूती दी है और पार्टी वो जो है पार्टी आगे भी वो पार्टी को मजबूती देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए ठीक है। इसी बीच हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके जुड़ने से पहले भाई आपके ऊपर तमाम सारे आरोप लग चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से, कि जिस तरीके से आप वादे करते हैं, जनता को छलावा करने का काम करते हैं, गड्ढा मुक्ति का आप नाम देते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, केवल और केवल बयानबाजी हो रही है बस।
क्योंकि ये काम है इनका बोलने का, अगर ये बोलेंगे नहीं तो सुनेगा। अगर ये क्योंकि बोलने के लिए विषय मुद्दे चाहिए, आजकल वैसे भी सबको सुनना ये चाहते हैं, किसी की बुराई और भलाई सुनना चाहते हैं टीवी में बैठ के, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। और इतने वर्ष इन्होंने करा क्या? अगर जनता समाज के लिए कुछ किया होता तो शायद इन्हें ये नौबत ही ना आती बोलने की, जो ये बैठे विचार विमर्श आपस में कर रहे हैं। देखिए, अगर प्रदेश की बात करें, प्रदेश के अंदर देखिए बहुत बड़ा जो बारिश इतनी हुई है, और जो बारिश का प्रकरण जो चल रहा है और चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश की बात क्या करें, हम तो महाराष्ट्र और राजस्थान और दिल्ली की बात करें तो हर जगह सड़कें उखड़ी हुई, गड्ढे हुए पड़े, यहाँ तक कि 100 जगह सड़कें धंस भी गई हैं। जब वर्षा रुकेगी पूरे भारतवर्ष के अंदर, चाहे वो किसी राज्य में हो रही है, तो फिर दोबारा सड़कों का पुनः काम शुरू होगा, पैचअप भी होगा और नई सड़कें भी बनेंगी, ऐसा नहीं है। और जो हाईवे जो 24 घंटे चलते हैं, जो जिसमें भरमार ट्रैफिक होता है, उसको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से करा भी जा रहा है, ठीक, ऐसा नहीं है। किसी के बोलने से रोड ठीक नहीं होती, किसी के बोलने से ना तो बारिश होती ना बारिश होती है। ये जो हवाई बातें हैं ना, जो टीवी में बैठी की जाती है, अगर धरातल पे कुछ काम करा या करा जाता या करते होते, शायद उम्मीद होती कि ये पुनः राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभाओं में रुकते। मगर इन्हें जो जनता ने प्रदेश की व देश की नकारा, इसीलिए कि नकारात्मक बातें करनी और अपने जो विचार जो है उसको भी माइनस रूप में रखना और काम न करना, बातें बड़ी करनी। क्योंकि ऐसा है, अगर आपको अगर काम देखना है या कई चीजों की जानकारी लेनी है, आप आरटीआई लगाइए, आप जिस मंत्रालय का उसको आप पूछिए, आपको सारे सवाल जवाब मिलेंगे। टीवी पे कुछ नहीं मिलेगा, केवल यहाँ तो बातें होनी है और झूठी और सच्ची होनी है। ठीक बात। और ये प्रदेश उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे आप, उत्तर प्रदेश का जो आगामी चुनाव है, ये तो उसी चीजों पे होना है। ना तो देखिए, मुद्दा तो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ना तो पानी का विषय छोड़ा है इन लोगों के लिए, ना बिजली का विषय छोड़ा इन लोगों के लिए। ये तो विषय ढूंढ रहे हैं, ये तो किसानों को विषय और मुद्दा बना रहे हैं कि किसानों को विषय और मुद्दा बना के नहीं बनाएंगे भाई। आप भी बनाया करते थे, जब आप विपक्ष में हुआ करते थे तो आप भी मुद्दा बनाया करते थे। विपक्ष में रहते हुए जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो किसकी आवाज उठाएंगे? ठीक है, फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सुनवाते हैं आपको कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर दौरे के दौरान किस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा सके, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर सके, इस दृष्टि से भी आगे जब अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो विकास के लिए समर्पित सरकार बनती है। आज गरीबों को आवास मिल रहा है, हर गरीब को शौचालय मिल रहा है, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल रहा है, हर गरीब को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है। क्या ये सपा की सरकार के समय में होता था क्या? फ्री में राशन सपा की सरकार के समय मिलता था? क्योंकि वहां पे तो जनता का राशन हड़पने वाले लोग ज्यादा थे। वहां देते कैसे? वे तो हड़पने वाले थे। क्या मोहन जी की सरकार के समय में ये होता था? वहां पे तो हाथी का पेट ही अपने आप इतना बड़ा था कि पता नहीं लगता था कहां जा रहा है। लेकिन याद करिए, इनके समय में चीन जब देश के अंदर घुसपैठ करता था, ये लोग क्या कहते थे कि चुप हो जाओ, कुछ बोलना मत चीन के खिलाफ। लेकिन आपने मोदी जी के समय कार्यकाल में देखा है, चीन ने घुसपैठ की, भारत की सेना सामने अड़ गई, चीन को पीछे हटने के मजबूर होना पड़ा। ये भारत का शौर्य पराक्रम है। पाकिस्तान ने पुलवामा में जुर्मत की तो भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य कर दी। ये भारत का शौर्य पराक्रम है। ये पहले भी था, लेकिन नेतृत्व देश के अंदर वैसे नहीं था जैसे मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। 1952 में धारा 370 का कलंक कांग्रेस नेतृत्व ने देश को दिया, लेकिन मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 को समाप्त कर। तो सुना आपने सभी लोगों ने कि किस तरीके से
हमला बोला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। अतुल सक्सेना जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे, उसके बाद आएंगे ओमकार नाथ जी के पास। कि पहले तो लोगों को राशन मिलता नहीं था, अभी आपने सुना, पहले तो आप लोग खुद उस राशन पर अपना हक जताते थे और हड़पने का काम करते थे। ये बड़ा आरोप लगाया जाता है। ये दरअसल पहली बार नहीं लगाया गया, इसके पहले भी कई भाषणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही चुकी है। देखिए योगेश जी, है क्या कि जिस राशन की आज बात कर रहे हैं योगी जी, आप देखिए उन्होंने जौनपुर की सभा में उत्तर प्रदेश के बारे में कोई बात नहीं करी। उन्होंने घुसपैठ के बारे में बात करी, उन्होंने सेना के बारे में बात करी, उन्होंने जो है राशन पे बात करी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करी। परंतु उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या करा, उसके लिए उनके पास में कोई शब्द नहीं है जनता को बताने के लिए। नहीं, उन्होंने एक जिक्र और किया है, वो मैंने आपको नहीं सुनाया इसमें। उन्होंने कहा है कि पहले दुर्गा पूजा नहीं हो पाती थी, अब दुर्गा पंडाल जगह जगह लगते हैं और प्रशासनिक अमले को अधिकारियों को जो है ये निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। देखिए ऐसा है योगेश जी, आप भी लंदन में नहीं रह रहे हैं और आप भी यहाँ देखते हैं दुर्गा पंडाल जो है हर जिले में लगते हैं और हर जिले में नवरात्र आने वाले हैं और हम दुर्गा पंडालों में जाते हैं, अब से नहीं जा रहे हैं। और जब से बचपन हमारा है, बचपन से लेकर के अब तक जा रहे हैं, सरकारें चाहे कोई भी रही। नंबर 1। नंबर 2, जिस राशन की ये बात करते हैं, आप देखिए आज गरीबों को एक वो पोटरा सा इन्होंने बना रखा है जिसमें 5 किलो चावल और सड़े हुए चावल और उसपे मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो, ये राशन की बात करते हैं। दूसरा, मिड डे मील में जो आपके पत्रकार ने रिपोर्टिंग करी थी कि वहां से उनका खाना खा के बच्चे अपनी जान खो बैठे थे, उस पत्रकार को इन्होंने जेल में बंद कर दिया। तो ये कौन से राशन की बात करते हैं, कौन से न्याय की बात करते हैं जनता के लिए। योगी जी से मैं जानना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में आपने क्या करा, ये आज जनता जानना चाहती है। अच्छा, आपने एक बात कही अतुल जी, आपने एक बात कही कि जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर के कहा कि उसमें पीएम मोदी की फोटो, आपने भी तो ये पहले दरअसल इसकी परिपाटी तो आपने डाली ना, आपने लैपटॉप दिए थे ना, आपने लैपटॉप दिए थे, प्रदेश की जनता का पैसा था, उसमें आपने अखिलेश जी की और मुलायम जी की फोटो आपने लगा दी। भाई शुरुआत तो आपने की। आप ये देखिए, वैक्सीन का और लैपटॉप का मुद्दा बहुत अलग होता है। देखिए लैपटॉप में पांडे जी, आपके सामने लैपटॉप लग रहा होगा, आप उसपे स्क्रीन में जाकर के यदि वहां कोई फोटो उसे चेंज भी कर सकते हैं, पर जो वैक्सीन का ड्राइव चला वो फोटो चेंज नहीं हो सकती है। आप देखिए विश्व में नहीं, फिर अतुल जी आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। आप अपने नेताजी का बयान नहीं सुने हैं। जब जिस समय दिए जा रहे थे ये लैपटॉप, उसमें साफ तौर पर वो कहते थे कि इसमें चाह करके भी कोई स्क्रीन में फोटो चेंज नहीं कर सकता है। देखिए ऐसा यदि कोई बयान है तो आप मुझे बताइए वो बयान कहाँ है, किस समय का। और स्क्रीन में आजकल इतनी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, स्क्रीन तो हम रोज चेंज करते हैं, सुबह शाम चेंज करते हैं। अब योगी जी को इस बात का नहीं पता तो उसमें हमारा क्या कसूर है। जब जिस मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना ही नहीं आता, और लैपटॉप तो छोड़िए उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो वो तो स्क्रीन चेंज कर ही नहीं पाएंगे, परंतु हम और आप तो चेंज कर ही सकते हैं। ठीक है ओमकार जी, आपने भी सुना कांग्रेस का नेतृत्व किस तरीके से देश में बहुत बड़ा हमला बोला गया है कि दरअसल पहले जब चीन अगर आंख उठाने की जरूरत किया करता था, आंख उठाता था, तो ये भारत की तरफ से ये कहा जाता था कुछ मत बोलो, यानी दुबक करके बैठ जाओ। लेकिन आज चीन हो या पाकिस्तान, किसी की हिम्मत नहीं होती आंख उठाने की। और उसका उन्होंने उदाहरण भी दिया कि पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान में घुस करके हमारे जवानों ने किस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया उनको। क्या बताया जाए, इनकी बात जितनी सुनी जाए, समझिए जो वाले लोगों क्या करिएगा। सेना तो हमेशा से ही तेजी से काम करती रही है और सेना ने बांग्लादेश बना दिया था जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई 71 में। तो सेना ने तो बहुत बार युद्ध लड़ा है। इंदिरा जी ने बनाया था, सेना नहीं बनाया, इंदिरा जी ने बनाया था। नहीं, लड़ी तो सेना ही थी। नहीं, इंदिरा जी ने बनाया था बांग्लादेश। नहीं, सेना ने बनाया था, इंदिरा जी ने बनाया था। चलिए, इंदिरा जी ने बनाया था, आपने माना तो कम से कम, अगर आप लोगों ने जब भी शहरियत दिया है ना, गांधी परिवार को दिया है, फौज को कहाँ दिया आपने? फौज पे तो आपको शंका है, तो उसको सबूत चाहिए आप लोगों को। दिग्विजय सिंह फौजी को मारते थप्पड़ बीच रोड पे लिटा के, आप सुन लीजिए। लेकिन प्रदीप जी सुन लीजिए, पहले ओमकार नाथ जी को बोल लेने दीजिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा संचालन ठीक कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा बता दूं संज्ञान में कि इंदिरा जी ने कराया था वो। इंदिरा जी नेता थी
और हमारा ज्ञान मत बढ़ाइए। हमारे आगे भी आप बच्चे हैं, हमने सब देखा है। जब युद्ध होता था अभी मैं आपकी तरह से नौजवान ही था। मेरी शक्ल पे बन जाइएगा, मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। मेरा ज्ञान मत बढ़ाइए, एक चीज। दूसरी चीज, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं और वो वहां की लड़ाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं काम। उत्तर प्रदेश में क्या काम हुआ है, इन्हीं की संस्था है नीति आयोग, उसने सबस्टेंशियल डेवलपमेंट ग्रोथ में सारी स्टेट का आकलन किया है और उन्होंने कुछ नंबर दे रखे थे कि क्या क्या काम आपने किया है। उसमें उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। जो 10 बड़ी स्टेट है उसमें सबसे निचले पायदान पे उत्तर प्रदेश है। और एक जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इंडेक्स बनाया था, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे निचले स्थान पर है। ये भारत सरकार की संस्थाओं ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। जहाँ तक सवाल इन्होंने काम करने का है, इन्होंने अगर कोई भवन लखनऊ में बनाया हो या किसी जिले में बनाया हो तो बता दें। कोई उद्योग अगर लग गया हो, उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट दे दिया हो वो बता दें। अगर जो ये बता रहे हैं कि हमने नौकरी दी है, 70 लाख रोजगार देने की बात की थी, हम इनकी ही बात मान लेते तो 4 लाख रोजगार दिया है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। और खुद इनका मंत्रालय जो बता रहा है कि 23 लाख के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप बताइए 2 करोड़ आदमी इसमें बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में। आप उसको देख लीजिए। और जहाँ तक ये बातें कर रहे हैं, बात आदमी तब करता है जब कुछ काम करके दिखाता है। 2-4 लोगों को नौकरी दे देने से अभी 250 सब इंस्पेक्टर जो सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग हो गई है, उनकी 1-1.5 साल से पोस्टिंग नहीं हुई है। अभी 1 महीना पहले वो आंदोलन कर रहे थे, अखबारों में फोटो निकली थी। शिक्षा मित्र की समस्या का आज तक समाधान नहीं हो पाया। अगर ये समाधान करना चाहते तो बड़े आराम से कर सकते थे। समान वेतन और समान कार्य पर उनको नौकरी दे देते, लेकिन इन्होंने नहीं किया, उसको उलझाया जाते। समस्या का समाधान, किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहा है और किसान के आंदोलन का कोई समाधान ये नहीं निकाल रहे हैं, बस खाली उसको राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, फलाने कर रहे, जमाते कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप तो क्या नहीं ओमकार जी, तो क्या आप किसानों के मुद्दे को लेकर के जाएंगे? तो क्योंकि अब तो एक और नई पार्टी आ गई ना अपनी पैठ जमाने, और वो तो तमाम सारे अपने पिटारे से तमाम सारे जो है फुलझड़ियाँ निकाल रही है कि आम आदमी पार्टी की बिजली भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था भी करेंगे, और दिल्ली मॉडल को पेश करने की बात कही जा रही कि उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली की तर्ज पर ही। तो सुन तो लीजिए, पार्टी जितनी भी आए सबका स्वागत है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपने तरीके से विचार करने का। उससे हताश होने की आवश्यकता थोड़ी होती है। टूर्नामेंट होते हैं इतने बड़े बड़े, इतनी टीम्स आती है, तो क्या आदमी भागने लगे? वो नहीं होता है। उनका अपना नजरिया है, वो अपने नजरिए से जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। जनता अगर उनको सही समझेगी तो उनको देगी, हमको सही समझेगी तो हमको देगी। हमने क्या किया ये जनता के सामने है, लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी आज ठोस विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है। सारी चीजें कांग्रेस की देन है, उसी को लोगों ने बढ़ाया है, क्योंकि नई नहीं किसी ने की है सिवाय एक चीज के। मैं उसको मानने में बिल्कुल मुझे परहेज नहीं है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, लेकिन उसका काम डॉक्टर मनमोहन सिंह की मंत्रालय ने किया। ठीक है, तो सुन रहे थे आप एडीजीएलओ प्रशांत कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से इस मौत का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि हालांकि नरेंद्र गिरी और इसके साथ ही 2 लोगों पर बड़े आरोप लगे हैं, डिटेन किया जा रहा है लोगों को, और जल्द ही इनको गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे ओमकार नाथ सिंह जी के पास। ओमकार नाथ सिंह जी, आप अपनी बात रख रहे थे, पूरी करिए आप अपनी बात को। देखिए, सरकार ने कोरोना के समय में कम से कम 1 साल के ऊपर क्या 1.5 साल लगभग जो है स्कूल बंद रहे, और गांव में जो बच्चों के स्कूल थे उससे पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई। सरकार ने क्या किया उसके लिए? वो बच्चे जो 1.5 साल से बैठे हुए हैं घरों के अंदर,
और जिनको बिल्कुल पढ़ाई नहीं चाहिए, पढ़ाया नहीं गया है, वो कैसे स्कूल आएंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ तक कि मिड डे मील जो स्कूल में बंटता था उसको उन्होंने घरों में भेजना शुरू कर दिया राशन के रूप में, और वहाँ पर किस तरह से उसका उपयोग हुआ होगा भगवान जाने। लेकिन सरकार को ये निश्चित करना चाहिए था कि अगर कोरोना में स्कूल बंद है, ऑनलाइन आप पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि गांव के लोग इतने संपन्न नहीं है कि वो स्मार्टफोन रख सके या उनके पास लैपटॉप हो। दूसरे, इंटरनेट की बहुत बड़ी समस्या है गांव में। कुल 17% आबादी में इंटरनेट की व्यवस्था है, बाकी कहीं इंटरनेट है नहीं गाँव में। उसकी वजह से समस्या आती है वहाँ पे। तो अगर इन्होंने कोई एक सिस्टम बनाया होता कि भाई आप एक एक चीज को पार्ट को बना के, और उस गांव के अंदर टीचर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी होती कि भाई उनके यहाँ भिजवा दीजिए कि आपको ये तैयारी करनी है, इसको पढ़ना है, हम बाद में इसको देखेंगे कैसे होता है। कम से कम बच्चे कुछ तो करते। अब बच्चों ने तो पूरा एकदम बंद कर दिया, कैसे आएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में आना उन बच्चों के लिए समस्या हो जाएगा। गांव के बच्चे ऐसे भी पढ़ने में भागते हैं। लेकिन आप इन मुद्दों को उठाते कहाँ हैं ओमकार नाथ जी? आप तो केवल या तो किसान का मुद्दा पकड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा पकड़े तो आपने महंगाई का मुद्दा पकड़ लिया। आपने कभी ये कहा हो, या आपने कभी आपके कार्यकर्ता, सुन लीजिए जरा पहले, आपके कार्यकर्ताओं ने कभी इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट किया हो कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके हालात बद से बदतर हैं, शिक्षा व्यवस्था है बद से बदतर है? कभी मुझे याद दिलाइए। मुझे तो नहीं याद है कि मतलब मैंने, क्योंकि आपने तो बहुत लंबे समय से राजनीति में है और आपने देखा है, अभी आपने बताया भी, मुझे मेरी जानकारी में नहीं याद है कि कांग्रेस ने कभी ऐसे प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कभी प्रोटेस्ट किया हो। नहीं किया है, बाकायदे पूरे दम के साथ किया है और कई बार किया है। और कितनी जगह विद्यालयों में जाके टीचरों से भी मिले हैं, उनको समझाया भी है कि आपका वेतन जो है वो प्राइवेट स्कूल के टीचर से बहुत अधिक है। आप लोग कम से कम पढ़ाइए इन बच्चों को, और जिम्मेदारी ऐसी कीजिए कि यहाँ आपके यहाँ लोग आना शुरू करें, अपने बच्चों को भेजना शुरू करें। और जो ये प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर 2000, 2500, 3000, 4000 में पढ़ा रहे हैं लोग, वहाँ लोग भाग रहे हैं और आप क्या नहीं आ रहे हैं, तो इसका आप प्रयास कीजिए। हमने कई जगह ग्रुप में बैठ के, टीचरों से बैठ के बातचीत की है, मीटिंग किया है और सबको समझाने का भी प्रयास किया है, और कई लोगों ने हमारे यहाँ किया। ऐसा नहीं है, हम लोग सब करते हैं, देखिए एक होता है प्रयास। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है। क्षेत्रीय नेता किसी विद्यालय में चले गए होंगे, उन्होंने बात की होगी, लेकिन इसके लिए आपको सरकार, अगर सरकार नहीं सुन रही है, हालात बद से बदतर आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको इसके लिए सड़क में उतरना पड़ेगा। सड़क पर उतरते हुए विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। आपको याद होगा ना महंगाई को लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के सामने बैठा करती थी। आपको बखूबी ये चीजें तो याद है ना। बात आपकी सही है। जब लोकतंत्र की स्थापना होती है तो उसमें आंदोलन के लिए एक स्थान होता है। ये सरकार किसी भी आंदोलन करने वाले को आंदोलन करने नहीं देती है। उसका काम सिर्फ ये है कि लाठी चला के बंद कर। नहीं, इस बात से देखिए, इस बात से मैं आपकी इस बात से सहमति नहीं होऊंगा। जो अगर विपक्ष में कोई ये कह दे कि मेरे ऊपर FIR लगा देंगे, मुझे पुलिस से प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो फिर विपक्ष में रहने लायक ही नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात तो यही हो जाएगी। बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको याद होगा जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ था और मजदूर जो थे वो वहाँ से आए थे बाहर से, और बेचारे गरीब आदमी सब पैदल जा रहे थे। आपने गाड़ियाँ भेजी? हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने गाड़ियाँ भेजी, सरकार को नंबर दिए, उसमें कुछ नंबर सरकार के हिसाब से फर्जी निकले, तो उन्होंने हमारे अध्यक्ष को मुकदमा करके उनको बंद करा दिया। अरे भाई, आप पैसा दे रहे थे इसका, जो गाड़ियां आपके पास थी उसमें आप उन आदमियों को भिजवाते और कहते भाई ये तो आपने फर्जी भेज दिया। ये इस बात से मैं सहमत हूँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। सुन लीजिए, और दूसरे उनको जो है 1 महीने तक जमानत नहीं होने दी। बताइए कौन सा आंदोलन था? नहीं, ठीक है, ले लेते हैं प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं, इसी बात का प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, बात हालांकि ओमकार नाथ जी ठीक कह रहे हैं कि अगर उस दौरान कुछ गाड़ियां में खामी पाई गई थी, उनके कागज पत्र सही नहीं थे, तो जो गाड़ियां सही थी उनको तो आप भेज सकते थे, लेकिन तस्वीर ऐसी नहीं आई है। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि बदले की भावना के तहत राजनीति अब की जा रही है, तो ये तो देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। देखिए, इन्होंने जो जख्म कुरेदा है ना, तो उसका मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं मैं आपको।
इन्होंने जिस समय बस लगाई ना, उस समय सारा मजदूर पलायन कर चुका था। कभी आप राजस्थान के मुख्यमंत्री से या पंजाब के मुख्यमंत्री से, राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछिए कि आपने किस तरह में क्या गति हुई, उनकी पूछे मत। क्या आप उन मजदूरों को बैठाए खिला नहीं सकती थी जो आपने उनको निकाल के बाहर कर दिया? तो आपके प्रदेशों का निर्माण और खूबसूरती के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार का ही मजदूर जाता है, हमारा भाई जाता है सौंदर्यीकरण के लिए, आपके शहरों को चमकाने के लिए, मगर आप लोगों ने उन्हें खिलाया नहीं। और चुबादा पैदल मरता गिरता लटका हुआ उस समय, इस समय ये जो लोग थे ये बसें लगा रहे थे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी की बताया, तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिन्हें सरकार से बता रहे हैं 10 लाख मास्क चोरी करा के राजस्थान से दिल्ली मंगाए थे इन्होंने। जिन कार्यकर्ताओं की आहें भर रहे हैं, इन्होंने क्या बसों का धांधली करी ये भी इन्हें खुल के पता है कि जैसे उन्होंने बसें भेजी। ये तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, कुछ आनंद विहार ISBT और नोएडा भेज के कैसे अपने अपने मजदूर हमारे भाइयों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे पूर्वांचल बिहार तक पहुंचाया, बॉर्डर तक। ये तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। और आपने तो भगा दिया। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसमें 1 लाख से ऊपर गांव जब सेकंड कोरोना हुआ तो स्कैनिंग करी, क्योंकि आपको हर काम जियो दिखाई देता है, जीरो के बराबर नजर आता है, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं। अगर आप सही बोलेंगे तो आपको कोई कुछ सुनेगा नहीं, पूछेगा नहीं, ना पार्टी पूछेगी ना जनता पूछेगी, क्योंकि आपका तो काम है पूरी इतना। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कोरोना में जो चीजें हमारे हाथ से निकल गई थी, हमने कितनी जल्दी उसको समेटी, और आज हमारा हर जिले का हॉस्पिटल वेंटिलेटर ऑक्सीजन से है। और आप लोग अगर जवाब दे सकते हैं तो मैं तो एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी पार्टियां 20 वर्ष तक उत्तर प्रदेश में रही, उत्तर प्रदेश के अंदर 22 चीनी मिले कुमारी मायावती जी ने बेच दी, 20 चीनी 22 चीनी 20 19 चीनी मिले बीजेपी की सरकार ने आगे चालू करी, आपने क्यों नहीं चालू करी? आप यहाँ नुमाइंदे बन के बैठे, आप बताइए आपने कौन से गन्ने के भाव बढ़ा दिए, कितनी बार गन्ने के भाव बढ़ा दिए? आप गन्ने की बात कर रहे थे पहले, ठीक है आपने कहा। और आप कांग्रेस के जो बैठे प्रवक्ता, मैं तो पूछना चाहूंगा कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए? बताइए आपने क्या सोचा उत्तर प्रदेश के लिए? आदरणीय सोनिया जी, श्री राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से आए, आपने कब सोचा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, गरीबों के लिए? वो तो केवल झुग्गी में रहता था, झोपड़ी में रहता था, उसको वहीं मरने के लिए छोड़ रखा था। आज उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत मिल गई तो उनको पेट में दर्द है। आज उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में उनका घर मिल गया तो उनको दिक्कत है। अगर उत्तर प्रदेश के गरीबों को उनके सरकार की तरफ से टॉयलेट मिल गए तो इनको पेट में दर्द है। अगर आज पूर्ण रूप से प्रदेश के अंदर, शहरों के अंदर आज बिजली आती है तो इनके पेट में दर्द है। पहले गांव के अंदर रात को 12 बजे लाइट आती थी, सुबह 6 बजे लाइट चली जाती थी। अरे कभी उन दर्द तो देखो। ठीक है हमने कमियां हैं, हम तो कह रहे हैं 100% कमियां हैं। लेकिन प्रदीप जी मैं बताऊं ना, इधर दो तीन दिन से लगातार मेरे पास फोन आ रहे थे लखनऊ से, बोल रहे थे 2-3 दिन से लाइट नहीं है वहां पर, बारिश हो रही थी। कुछ ऐसा भी था क्या? आपको जानकारी है क्या कुछ ऐसा? राजधानी में बता रहे थे बारिश बहुत हुई है और जगह जगह जल जमाव है, चाहे वो 10-90 के नीचे का मरीन ड्राइव का जो वो उसको देखें, चाहे मुख्यमंत्री के सामने रोड जो पार्क रोड है सिविल हॉस्पिटल के सामने, चाहे उस पर देखें, तो तमाम सारे लोग बता रहे थे मुझे और तस्वीरें भेज रहे थे कि घाट भर में उसमें पानी भरा हुआ था। कुछ ऐसी तस्वीरें आप भी देखे हैं क्या? नहीं मेरा देखिए मैं तस्वीरें नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब बरसात होती है तो पूरा दिल्ली राजधानी डूबा हुआ था, यहाँ तक कि लुटियन जॉर्ज जहाँ मंत्री लोग रहते हैं वो भी डूबी हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बारिश और दिल्ली में आपदा बारिश की ऐसी आई। आप तो मुख्यमंत्री घर परिवार घर के रोड की बात कर रहे हैं, पूरा प्रदेश डूबा हुआ था, पूरा राजधानी डूबा हुआ था। अच्छा, और अभी आपने लाइट का जिक्र किया ना, लाइट का जिक्र किया, देवरिया, कुशीनगर, बलिया समेत कई ऐसे पूर्वांचल पर तो आपका विशेष फोकस रहता है, आप उस पर विशेष नजर बना रखे हैं। इधर ये ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले काफी दिनों से 10 घंटे 12 घंटे से ज्यादा लाइट ही नहीं आ रही है। आप पता करते हैं, आपको जानकारी है कि नहीं इस बात को? मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, ये मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये झूठ मैं आरोप लगा ही नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आप सरकार में हैं तो आपको ये अधिकार है कि जनता के दुख दर्द को सुनिए, आप प्रदेश में कहां पर क्या हो रहा है इसका हाल आप जानिए, आपको जानना चाहिए। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपको इसकी जानकारी है कि नहीं। मैं तो खुश हूँ कि आपने 10 घंटे 12 घंटे बोला तो सही, कम से कम उन तारों पे कपड़े तो नहीं सूखते। मैं तो उससे भी कम से प्रदेश की जनता को रात को 12 बजे उठ के मोबाइल चार्ज तो नहीं करना पड़ता, तो प्रदेश की जनता को कम से कम अब रात को उठ के मोबाइल या टीवी तो नहीं देखना होता, आज कम से कम लाइट तो होती है। और मैं तो छोड़िए, आप सर्वे कराइए, जो नेता तो झूठ बोलते हैं उनको तो टैग लगा हुआ है, आप सर्वे कराइए, स्पष्ट हो जाएगा।
आपने लैपटॉप की भी सुनी। देखिए लैपटॉप वादा करा था चुनाव में जीतने के लिए, लैपटॉप का जो उन्होंने संबोधन करा था और जो एक लालच दिया था प्रदेश के लोगों को, युवाओं को वोट के लिए। आप पूछे कि आदरणीय मुलायम सिंह या अखिलेश जी या डिम्पल जी के जेब से अकाउंट से गया था? सारा पैसा इन्होंने PWD टूरिज्म मंत्रालय खाली करके गए बिल्कुल। ये इन्होंने वो हासिल करके छोड़ा उत्तर प्रदेश का कि जब आगामी सरकार बैठी तो उससे पैसे भी नहीं थे। ये लोग बोलेंगे 10,000 करोड़ रुपए तो बिजली का छोड़े गए थे उधार। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आगे, जो सड़क जो इन्होंने रोडों के साइड पे किनारे पे रेलवे ट्रैक साइकिल ट्रैक बनाए उसका तो बताएंगे नहीं कितना खा गए। आपने उसको भी तो तोड़वा दिया साहब, आपने उसको भी तो तोड़वा दिया। सरकार आते ही उस साइकिल ट्रैक का मारा कि बिल्कुल 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 तोड़वा दिया। इसलिए तोड़वा दिया कि रोड के चौड़ीकरण के लिए लोग सुविधाओं से निकल सके, इसलिए इन्होंने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर जो काम किया गया था वो रोड की दुविधा बन गई थी, सुविधा न रहके वो एक एक्सीडेंट का कारण बन चुका था। ठीक है, ले लेते हैं जो अतुल सक्सेना जी, यहाँ आपने सुना 14,000 से ऊपर किलोमीटर सड़क चौड़ी की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। भाई आप भी आपकी ठीक है प्रदीप जी, ले लेते हैं जवाब, ले लेते हैं अतुल जी से ले लेते हैं। खत्म कर रहा हूँ। जो मेरे मित्र साथ में बैठे हैं इन्हें पता है कि जब उत्तर प्रदेश और लखनऊ के रोडों पे निकलते हैं तो गाड़ी कितनी स्पीड पे चलती है और कितने गड्ढों में चलती है, इनके दिल में पता होगी कैसे चलती है। एक प्रतिष्ठित अखबार ने अभी जो है ना शहीद पथ पर जो है उसने गड्ढे गिने थे, आपको पता है। मैं देखिए, मैं केवल आपसे केवल पूछ रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। दरअसल मैंने भी अखबार को पढ़ा तो उसमें उसने 2000 कुछ गड्ढों का जिक्र किया और उसने बाकायदे उस पर मैप बनाया और मैप में कितने किलोमीटर पे कहां पर कौन सा गड्ढा है उसका जिक्र किया। शहीद पथ तो आप जानते होंगे, उस पर कितनी स्पीड में गाड़ी चलती है उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है तो कह रहा हूँ गड्ढे हो रहे हैं। ठीक है भटनागर जी, ठीक है आते हैं। मौसम में पूरे भारतवर्ष में गड्ढे हो रहे हैं। ठीक है अतुल जी, ले लेते हैं अतुल जी। भाई आप लाइट का आप भी दावा करते थे कि 10 घंटे से कम तो लाइट नहीं देते जब आपकी सरकार हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही चलिए कम से कम स्वीकार तो रहें कि 10-12 घंटे लाइट उनकी सरकार में मिल रही है। सपा सरकार में तो ये भी नहीं मिलती थी और गड्ढे तो पूरी तरीके से भर जा चुके हैं। देखिए ये है क्या, अभी प्रदीप जी ने बिजली के ऊपर जो बात करी, आपको मालूम होगा कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे मात्र 2 साल से भी कम समय में बना करके हम छोड़ करके आए, जिसमें बिजली भी लगाने का इन्होंने काम नहीं करा। आज भी वहां अंधेरा है। 2022 के चुनाव के बाद, आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जब हम फिर से सत्ता में आएंगे तो वहां पे रोशनी करने का कार्य करा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस बिजली की ये बात कर रहे हैं, हरदुआगंज इन्होंने सुना हुआ होगा, वहां पे तापीय संयंत्र का शिलान्यास हमने करा था। वो योजना भी वो पूरी नहीं कर पाए। वो योजना भी आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है जब आएगी उसे पूरा करने का काम करेगी। रहा सवाल हमारे के ऊपर आरोप जो इन्होंने लगाए, अरे जो हमने संकल्प पत्र में वादा करा उसमें 100% हमने कार्य करने का वादा किया, परंतु जो प्रदीप जी आपका संकल्प पत्र था उसमें आपने क्या 10% भी लोग वादा करने का काम करा कि नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जिस गड्ढों की आप बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश में। और चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल सक्सेना जी, सीधे आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए योगेश जी, है क्या जो अभी प्रदीप जी हमारे भाजपा के साथी जो आरोप लगा रहे थे उसकी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो हमने जो संकल्प पत्र में वादा किया वो आपने पूरा किया, 100% किया, परंतु आपका संकल्प पत्र कहाँ है? क्या आपने कूड़े में दान में फेंक दिया क्या? आज जो आप जो झूठ बोल करके, झूठ तंत्र की राजनीति करके जनता का प्रचंड बहुमत आपको मिला, तो उसमें आपने जनता के साथ विश्वासघात किया। जनता ये देख रही है, जनता इसका आपको करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आपने किसानों के साथ धोखा करा, आपने जनता के साथ धोखा करा। आपने एक्सप्रेसवे का जिक्र किया तो बीजेपी भी तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रही है, बहुत शानदार बना रही है। नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बनाने का काम है उसके लिए ये जो स्थिति है ये समाजवादी पार्टी के द्वारा करा गया है, और केवल जो बीजेपी है ये केवल जैसे उद्घाटन पे उद्घाटन करने वाली पार्टी है। तो इसी क्रम में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी इन्होंने जो काम होगा, जो पूरा होगा, वो हमारे कार्यकाल में शुरू किया गया था, शिलान्यास किया गया था, और हमारी सरकार बनने के बाद उसे रिकॉर्ड समय में फिर से पूरा किया जाएगा, जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 2 साल से कम में पूरा किया गया था।
ठीक है, लेकिन एक जवाब और आपसे लेना चाहेंगे। दरअसल ओमकार नाथ जी ने भी कहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल आपने भी कुछ काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, तो इसका मतलब आप भी कुछ काम, आप 5 सालों में इतने रिकॉर्ड काम गिना रहे हैं, काम बोलता है। खैर फिलहाल काम बोल नहीं पाया चुनाव के दौरान आपका, और ये आरोप तो अब ओमकार नाथ जी भी लगा रहे हैं कि आप केवल जो उनके समय के काम थे, सोचिए कब के काम आपने अब बढ़ाए थे। देखिए योगेश जी, बड़ा हास्यप्रद सा लगता है ये कि चाहे वो लैपटॉप काटने का बांटने का काम हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे बनाने का काम हो, चाहे वो बिजली संयंत्र लगाने का काम हो, चाहे गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम हो, चाहे नौकरी देने का काम हो। प्रदीप जी, और अभी जो हमने कहा है कि सरकार बनते ही जो है 12 घंटे के अंदर जो शिक्षा मित्र जिसपे लाठीचार्ज करते हैं भाजपा के लोग, उसे सहायक अध्यापक में नियुक्त करने का काम भाजपा उत्तर प्रदेश की जो आने वाली सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करने का नहीं, लेकिन कर तो आप भी नहीं पाए थे अपनी सरकार में, कर तो आप भी नहीं पाए थे। तो चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आप उससे कुछ सवाल कर रहे हैं? जी हाँ, जिस तरीके से अभी वही जिक्र हो रहा था कि दरअसल अब तो कांग्रेस भी यही कह रही है ना कि आप भी उनके कामों को ही केवल आगे बढ़ाए थे। आपने लैपटॉप गिना दिया, आपने एक्सप्रेसवे गिना दिया, आपने तमाम सारी योजनाएं गिना दिया। ये मतलब अगर ओमकार नाथ जी कह रहे थे कि उनके कामों को आगे बढ़ाए, तो यानी कहीं ना कहीं उनकी ये योजना पहले से पूर्व प्लानित थी। देखिए, मैं समझ गया योगेश जी, मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा हास्यप्रद सा लगता है कि 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितने कार्य हुए, उतने कार्य कभी उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं देखे। और आप देखिए जितना विकास उस 5 साल में 2012 से 17 में हुआ और हर वर्ग का हुआ, तो इससे ज्यादा विकास और रिकॉर्ड समय में जो विकास किया गया और हर वर्ग के लिए गया, चाहे वो किसान के लिए किया गया हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने के लिए करा गया हो, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने का बात किया हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी की हम बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें, चाहे हमारा आजम साहब के जौहर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो एक काम नहीं, अनगिनत कार्य। यदि मैं गिनाने बैठूंगा तो शायद आपका 1 घंटे का जो कार्यक्रम होता है वो छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, ले लेते हैं ओमकार नाथ जी से। ओमकार नाथ जी आएंगे, प्रदीप जी आ रहे हैं, आप ओमकार नाथ जी से कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। ओमकार नाथ जी पाएंगे, ओमकार नाथ जी जवाब नहीं पाएंगे। ठीक है, अरे ले लेंगे भाई, आपके पास आ रहे हैं, एक सेकंड दीजिए थोड़ा ओमकार नाथ जी से। ओमकार नाथ जी देखिए, इस बात से तो आप स्वीकारना पड़ेगा, स्वीकार करना भी चाहिए मुझे लगता है कि अगर इस समय सबसे विषम परिस्थिति में कोई पार्टी खड़ी है उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कांग्रेस ही खड़ी है, और बहुत बड़ी चुनौती है। प्रियंका गांधी पिछले चुनावों में भी जी तोड़ मेहनत की थी, पूरी कोशिश की थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। इस बार आखिर कौन सा वो जादू चलाएंगे आप या आपकी नेता कि आपको ऐसी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ आएगी? मैं बता रहा हूँ, पिछले चुनाव में प्रियंका जी बहुत कम समय में पहले आई थी और उन्होंने आने के साथ ही कह दिया था कि मैं इस चुनाव के लिए नहीं आई हूँ, मैं 2022 के चुनाव के लिए आई हूँ। और उसका रीजन ये था कि जितना कम समय था उसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, नेता थी, दौड़ी भागी, जो करना था करा उन्होंने। जनता का जो जवाब था वो मिला, जनता का फैसला सर्वोपरि है, उसको सम्मान करना चाहिए। और इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है कि आज अगर आपको 327 सीटें मिल गई तो अगली बार भी मिलेगी। इनको शायद इतिहास नहीं मालूम है। 415 सीटें मिली थी राजीव गांधी जी को जब इलेक्शन हुआ था 84 में। अच्छा, और दोबारा जब 84 में इलेक्शन हुआ, क्यों मिली थी ये बता दीजिए। 84 के दंगे करा के, 84 के दंगे करा के, अगर दंगे करा के मिल गई, दंगे करा के मिल जाती तो क्या सारे लोग दंगा कराना चाहते थे? तो वो तो 403 जो आपको सीटें जितनी बड़ी बता रहे हैं, 84 के दंगे करा के मिली थी ना आपको। दंगे कराने से ये हो गया था, कहता रहा हूँ 84 के दंगे करा हो गया था। हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। संवेदना में श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की संवेदना में जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, जो उनकी संवेदना में इतनी बड़ी बहुमत आपको मिला, आप उसका कह रहे हैं। तो ये इंदिरा गांधी जी, सुनिए, हाँ। इंदिरा गांधी जी ने
अपनी लीडरशिप प्रूव की, तभी तो उनकी संवेदना में मिला। हमारे मरने पर क्या और आपके मरने पर क्यों नहीं मिल जाएगा? अगर हम मर जाएंगे तो क्या हमारी पार्टी को मिल जाएगा संवेदना में? इंदिरा जी की शख्सियत थी, इंदिरा जी की शख्सियत थी, शख्सियत नहीं थी वो नहीं, वो शख्सियत नहीं थी, वो अहंकारी नेता थे, वो अहंकारी नेता थे, इमरजेंसी लगाने वाली नेता थी। चलिए, कौन अहंकारी है कौन अहंकारी नहीं है, प्रदीप जी और ओमकार नाथ जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और समय बताएगा। फिलहाल वक्त हो चला है और आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं और जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में आखिर जनता किसको अपने सिर आंखों पर बैठाती है। राष्ट्रधर्म में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।